ही गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल का। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसके ठीक आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार स्टेट जो है उसमें कितने ज़िले हैं, ठीक है, उसकी एरिया क्या है और उनकी जो लैंड बाउंड्री है वो जो किस किस स्टेट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, उसमें बताया था। अभी इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं ऐसे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, मैंने बताया था कि 345 किलोमीटर ऊंचाई हो गई, मतलब ऊपर से नीचे हो गया नॉर्थ साउथ, एंड 483 मतलब 483 किलोमीटर हो गया ईस्ट टू वेस्ट। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है। और बिहार की जो प्रतिशत दृष्टि से जब देखा जाता है लैंड शेयरिंग, तो भारत का 2.86% जो है, ये बाउंड्री जो है भारत की, वो बिहार के पास है। मतलब बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां हिस्सा है, जिसका कि प्रतिशत जो देखें, प्रतिशत दृष्टि से क्षेत्रफल जो है 2.86%। ओके, 2.86% में इनका जो पॉपुलेशन शेयर है ना, वो 8.6% है। सी, अगर आपको याद करना है ना इसको, तो 2.86% तो इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। 2.86% इसका जब क्षेत्रफल हो गया, तो 86 जो लास्ट में आ रहा है ना, 8.6%, दैट इज दी पॉपुलेशन। मतलब इस राज्य की जो जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ये क्षेत्रफल से ही हम देख सकते हैं, 2.86% क्षेत्रफल है, 8.6% इज दी पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन टोटल, ठीक है। अब पॉपुलेशन को नंबर में देखते हैं, तो 10,40,99,452, ये जो जनसंख्या है ना, ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे है। 10,40,99,452 जो है, ये बिहार की जनसंख्या है। क्वेश्चन भी आएगा तो इसी फिगर को लेकर के आ सकता है, ठीक है। अब देखिए बिहार राज्य का गठन कैसे हो गया। तो बिहार राज्य का जो गठन होता है, सबसे पहली बार जो होता है वो जॉर्ज पंचम का जब आते हैं भारत में, दिल्ली दरबार लगता है, शाही दरबार लगता है, तो लगता है 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को जो शाही दरबार लगता है दिल्ली में, उसमें घोषणा की जाती है कि बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग एक राज्य की स्थापना की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका अच्छा, इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो 22 मार्च 1912 को होता है। आप ध्यान दिए होंगे कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को प्रॉपरली बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, ठीक है। अधिसूचना जारी हो जाती है और इसका जो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन होता है, मतलब बिहार प्रांत के रूप में जो गठित होता है ना, मतलब बिहार और उड़ीसा के साथ में जो प्रांत का गठन होता है, वो 1 अप्रैल 1912 को होता है। तो 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गई। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार में ये कहा गया कि इसको अलग किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके साथ ही साथ जब 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त राज्य के रूप में बंगाल से अलग करके एक राज्य की स्थापना की जाती है, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 का वो दिन है जब बिहार को उड़ीसा से भी अलग किया जाता है। किस किस दिन? 1 अप्रैल 1936 का वो दिन है जिस दिन बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त राज्य के रूप में गठित हुए थे, बने थे बंगाल से अलग। लेकिन यहाँ उड़ीसा और बंगाल बिहार एक साथ था। पर 1 अप्रैल 1936 का वो दिन था जिस दिन बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक सेपरेट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और 1956 के जो राज्य का पुनर्गठन आयोग था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके तहत बिहार की मतलब बिहार राज्य का ऑफिशियली जो लैंड है उसको घोषित किया गया। लेकिन एक बार फिर से चेंज होता है 15 नवंबर सन 2000 को, जब बिहार का 46% हिस्सा लेकर के झारखंड अलग हो जाता है और एक अलग राज्य की स्थापना होती है। तो बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है ना, वो 15 नवंबर 2000 को है, ठीक है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। बिहार का अधिकतम जो अयस्क लॉ, जितने भी एक इंडस्ट्रियल जो चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसको लेकर के अलग हुआ राज्य झारखंड, और झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि बिहार में टोटल, मैंने आपको बताया था कि 38 जिले हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अनुमंडलों की संख्या पूछेगी तो 101,
101 अनुमंडल है बिहार में, 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं, उसके साथ साथ प्रखंड पूछेगा तो 534 प्रखंड है। ठीक है, प्रखंड 534 है, अनुमंडल 101 है, मंडल 9 है। ठीक है, तो बिहार में टोटल 9 मंडल है। मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी के ऊपर के जो हिस्सा है ना, उत्तरी बिहार, उसमें 5 मंडल हैं, और गंगा नदी के नीचे का जो हिस्सा है उसमें टोटल आपके 4 मंडल होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं याद करने का एक ट्रिक बताता हूं, उसको सिंपली ऐसे याद करिएगा, STD-KP। STD-KP ऊपरी हिस्से उत्तरी बिहार के जो प्रमंडल हैं वो STD-KP हैं, और नीचे के जो हिस्से हैं PMMB। ठीक है, PMMB। अब मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। मैंने निमोनिक्स तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब भी आपको जानना जरूरी है। तो फिर से वही बिहार को लेते हैं। बिहार आयताकार शेप में है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। ठीक है, 2.86% इसका परसेंटेज है। भारत का 13वां जनसंख्या की दृष्टि से 13वां राज्य है ये। ठीक है, इसकी जनसंख्या 8.6% है, दैट इज 10, 40, 99, 452 है। ठीक है, अब बताते हैं कि इसके प्रमंडल 9 प्रमंडल है। गंगा नदी इसको 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार का जो STD-KP मैंने बताया, तो STD-KP स्टार्ट होता है पश्चिमी चंपारण के पास वाले हिस्से से, तो उसके नीचे का हिस्सा है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल से स्टार्ट होता है, सारण प्रमंडल होता है, फिर तिरहुत प्रमंडल होता है, फिर उसके बाद STD, फिर D से आपका आता है दरभंगा प्रमंडल, फिर KP, के से आता है कोशी प्रमंडल, फिर उसके बाद आता है पूर्णिया प्रमंडल। STD-KP, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोशी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल, ये 5 प्रमंडल हो गए। निचले हिस्से में आते हैं PMMB, तो नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो पटना प्रमंडल आएगा सबसे पहले, फिर मगध प्रमंडल आएगा, फिर मुंगेर प्रमंडल आएगा, फिर उसके बाद एकदम इधर वाला हिस्सा जो है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें सबसे कम 2 जिले हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, STD-KP, PMMB। STD-KP में क्या है, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोशी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। नीचे हो गया आपका पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल, PMMB। ठीक है, 9 प्रमंडल क्लियर करा दिया मैंने। अब इसमें पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों की संख्या किस प्रमंडल में है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो जिलों की संख्या है ना, वो 3 प्रमंडलों में है। एक तो आपका उत्तरी अगर पूछता है उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या किस प्रमंडल में है, तो वो आपका तिरहुत प्रमंडल जो है, जो कि तिरहुत प्रमंडल इधर वाला हिस्सा है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये 6 जिले आते हैं। मैं बता दूं क्या इसके बारे में, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार, उसमें टोटल 5 प्रमंडल है। मैंने बताया कि इसमें 5 प्रमंडलों में सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल है। सारण प्रमंडल में टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण, सारण प्रमंडल खत्म। तिरहुत प्रमंडल मैंने आपको बताया, पूर्वी चंपारण, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर सीतामढ़ी, फिर शिवहर, फिर वैशाली, तिरहुत खत्म। दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल में फिर से 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में आते हैं, कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से, सहरसा आता है, सुपौल आता है और मधेपुरा आता है, ये 3 प्रमंडल आ गए कोसी प्रमंडल में, 3 जिले आ गए कोसी प्रमंडल में। अब आता है कॉर्नर में पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है। अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रमंडल हो गए ऊपर के, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बिहार दिवस मैंने आपको बताया कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार के ऑफिशियल अधिसूचना जारी हुई थी एक राज्य बनाने के लिए बंगाल से अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजकीय प्रतीकों के बारे में कि कौन कौन से राजकीय प्रतीक हैं। तो राजकीय प्रतीक मैंने आपको बता देता हूं, जैसे मछली हो गया, राजकीय मछली जो हो गई यहाँ की वो मांगूर हो जाएगी। राजकीय चिन्ह जो हो जाएगा वो बोधि वृक्ष हो जाएगा। राजकीय भाषा यहाँ पे 2 है, एक तो प्राथमिक भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। ठीक है, हिंदी और उर्दू।
पशु के रूप में बैल हो जाएगा, पक्षी के रूप में गौरैया हो जाएगी, पुष्प के रूप में गेंदा हो जाएगा, और वृक्ष के रूप में पीपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा बता दिया आपको। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं कि बिहार की नदियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं। इसका भी एक अच्छा ट्रिक बता सकता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि बिहार को गंगा नदी जो है एकदम दो भागों में विभक्त कर देती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। तो बिहार में जब प्रवेश करते हैं, बिहार में जब प्रवेश करते हैं पश्चिम दिशा से, उत्तर प्रदेश से, तो प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले आपको मिलेगी कौन सी नदी? तो सबसे पहले आपको मिलेगी गंडक नदी। ठीक है, कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी के बाद आपको कौन सी मिलेगी? बूढ़ी गंडक नदी। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी घाघरा नदी। ठीक है, सॉरी मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, चलिए मैं अपना मैप बताता हूँ, मैप दिखा के आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये मेरा मैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, ये बिहार को मैंने एक स्क्वायर शेप में बनाया है और उसके बाद इसमें बताने की कोशिश की है कौन कौन सी नदियां हैं। तो बिहार में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक नदी है जिसे घाघरा नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी नदी को सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, सरयू नदी ये वही है जहां भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, उसी के तट पर, सरयू नदी के तट पर ही श्री राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है। तो घाघरा नदी सबसे पहले प्रवेश करते ही घाघरा नदी आती है। घाघरा के बाद गंडक आती है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक आती है, फिर आएगी बागमती, फिर आएगी कमला, फिर आएगी कोसी। इन तीनों की संयुक्त धारा कोसी के रूप में आती है। फिर उसके बाद आता है महानंदा नदी। तो ये टोटल ऊपर उत्तरी बिहार की नदियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? इसका जो निमोनिक्स कोड बना सकते हैं, GGG KKM, GGG KKM। तो कौन कौन सा है? सबसे पहली आती घाघरा नदी, प्रवेश करती है, बॉर्डर भी बनाती है, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, कुछ दूर तक बॉर्डर बनाती है। ये भी बनाती है, गंडक नदी भी बनाती है, यूपी बिहार का बॉर्डर। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोशी, फिर महानंदा। ठीक है, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मार्ग बदलने वाली नदी है। नेपाल से अधिक कंसंट्रेशन में वाटर को झटके में छोड़ा जाता है, जिसके कारण ये जमीन पर से ये इसके जल का विस्तार जो होता है जमीन पे ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बहुत भयानक तबाही होती है। कई तरीके के रोग फैल जाते हैं, बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी फैल जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो मैंने बता दिया कि स्टार्ट करते हैं। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा, ये उत्तरी बिहार की नदियां हैं। कौन कौन सी? GGG KKM, GGG KKM। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा। ठीक है, उत्तरी बिहार की नदियां क्लियर। अब दक्षिणी बिहार में आते हैं। तो दक्षिणी बिहार में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो देखते हैं इसका कोड है KSPFKA, KSPFK। देखिए यार, वो याद तो करना पड़ेगा, मतलब कोड से तो नहीं आप याद कर पाओगे, क्योंकि कोड ही अगर भूल गए एग्जाम टाइम में तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिमाग में एक मैपिंग करके याद करोगे ना कि जैसे एंट्री करते ही घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला है, फिर कोशी है, फिर महानंदा है। इसी तरह दक्षिणी बिहार में आप जब आओगे तो सबसे पहले एंट्री करते ही आपको मिलेगी कौन सी? सोन नदी मिलेगी। सोन नदी के बाद आपको मिलेगी कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी मिलेगी। सोन नदी हो गई, कर्मनासा नदी हो गई, फिर उसके बाद आपको पुनपुन नदी मिलेगी, फल्गु नदी मिलेगी। फल्गु नदी के तट पर ही आपका गया शहर बसा हुआ है। गया वही है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसी नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता था। ठीक है, तो सोन नदी, कर्मनासा नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, फिर उसके बाद किऊल नदी, फिर अजय नदी, ये दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। कौन कौन सी मैंने बताया? सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय, ये टोटल नदियां हो गई आपकी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की। ठीक है, अब देखिए, बिहार में जो नदियां हैं जितनी भी, उनका उद्गम स्थल और कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो गंगा नदी तो आप जान ही रहे। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और आती हैं। फिर उसके बाद एक शाखा पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से प्रवेश करती हैं और एक शाखा जो है जमुना, पद्मा नाम से
बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद फाइनली वो मेघना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं और उसके बाद वो प्रवेश कर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो भगीरथी नाम से ये उसमें बैठती है, मतलब दो धाराएं गंगा की हो जाती हैं, एक तो भगीरथी हो जाती है, एक हुगली हो जाती है। भगीरथी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई पद्मा हो जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो जमुना हो जाती है, दोनों प्रवेश एक दूसरे से मीट करती हैं और आगे मेघना से मिलने के बाद ये मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी के नाम से है, इसकी दो धाराएं हो जाती गंगा की। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी मैंने बताया कि गंगोत्री से उद्गम होता है और ये जाकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में, दोनों ही शाखाएं जो भी है बांग्लादेश वाली और पश्चिम बंगाल वाली। ठीक है, अब बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी जो है मध्य हिमालय से ओरिजिनेट होती है नेपाल के पास में, याद रखिएगा क्योंकि बिहार के ऊपरी हिस्सा जो नेपाल का है वहीं से उद्गम होती है, हिमालयन रिवर है। ठीक है, मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है और बिहार के पहलीजा घाट के पास ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मैंने बात किया गंडक नदी की बात। घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी जो है जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, ये नामपा श्रेणी नेपाल के पास ही एक नामपा श्रेणी है, नामपा श्रेणी से ये नदी निकलती है और बिहार के छपरा के पास ये जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है, मैंने बता दिया आपको घाघरा बता दिया, मैंने गंडक बता दिया, उसके बाद आती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बिहार का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा, जहां पे मैंने बताया आपको पश्चिमी चंपारण है, कॉर्नर वाला हिस्सा, ये वाला कॉर्नर वाला हिस्सा, तो ये वाला जो कॉर्नर का हिस्सा है ना पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, रामनगर दून का क्षेत्र है, यहीं से कई सारी नहरें निकाली गई हैं, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊर नहर, ये गंडक नदी पर बनाई हुई इंपॉर्टेंट नहरें हैं। ठीक है, तो यहीं से निकलती, सोमेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है आपकी बूढ़ी गंडक और ये मुंगेर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। मुंगेर जो है आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपके है, बिहार के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, भागलपुर के ठीक बगल में, बांका के ऊपर। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकली, मुंगेर में जाके मिल गई। ठीक है, कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, इसको सप्त कौशिकी जो रेंज है ना बिहार की, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और ये पूर्णिया में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। पूर्णिया कहाँ पे है? पूर्णिया मैंने आपको बताया कि पूर्णिया लास्ट प्रमंडल है, STD KP। पूर्णिया प्रमंडल जो है बिहार का सबसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो वाला प्रमंडल है। यही पूर्णिया जो जिला है, कटिहार के ठीक ऊपर वाला जिला, वहीं पे जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, पूर्णिया से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का पाप कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। महानंदा नदी की बात करते हैं। महानंदा नदी मैंने बताया कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, सबसे पूर्वी नदी, जो कि मतलब पश्चिम बंगाल के पास से आती है। ये भी ओरिजिनेट होती है, कहाँ से होती है? ये महाभारत श्रेणी जो नेपाल की है ना, यहीं से ओरिजिनेट होती है और कटिहार में आकर के मिलती है। कटिहार जो है कि सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा है, यही कटिहार पार करते ही आप पहुंच जाओगे पश्चिम बंगाल में। इवन कटिहार की जो भाषा है ना, वो बहुत ज्यादा बंगाली टच की है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर वहाँ पे दे आर स्पीकिंग बंगाली, है ना, तो वहाँ की लैंग्वेज आप देख सकते हैं। तो महानंदा नदी मैंने बताया महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये कटिहार में जाकर के गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी की बात करते हैं, जो दक्षिणी पार्ट में, जो दक्षिणी, अब ये उत्तरी नदियां हो गई, अब दक्षिणी नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां हो गई। सोन नदी के बारे में आप जानते होंगे कि ये विंध्य श्रेणी की जो अमरकंटक रेंज है, अमरकंटक चोटी है, वहां से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियां, इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं। एक नर्मदा नदी निकलती है जो गुजरात में जाकर के मिल जाती हैं, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा रेंज जो है इसके बीच से ही बहती है। सतपुड़ा रेंज और विंध्य के बीच से ही जो गर्त है ना, घाटी है, उसी में बहती है नर्मदा नदी। और एक नदी जो उद्गम होता है, सोन नदी, वो उत्तर दिशा में बिहार की तरफ प्रवेश करती है। और बिहार में कहाँ पर? तो ये अमरकंटक रेंज से निकलती है, लेकिन ये दानापुर जो है बिहार के पहले, दानापुर रेलवे जंक्शन भी है, आप जानते होंगे दानापुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पे इनका एयरपोर्ट भी है पटना का। तो दानापुर के पास ये गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। कर्मनासा नदी की बात करते हैं। कर्मनासा नदी फिर से वही विंध्याचल पर्वत है, वहीं से निकलती हैं, क्योंकि ये बिहार के दक्षिणी हिस्से में है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत से निकलती हैं। कौन सी? कर्मनासा नदी। कर्म को नाश करने वाली, एक्चुअली कर्मनाश का कोई सिस्टम नहीं है, केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि यहाँ पर नहाने से स्किन इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स वाई उस जमाने में इसको कर्मनासा नदी का नाम दे दिया गया। कर्म को नाश करने वाली, किसी भी तरीके से लोगों को प्रोहिबिट करना था। तो कर्मनासा नदी जो है विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और चौसा के पास जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है,
उसके बाद आता है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है, पुनपुन जो है वो मध्य प्रदेश के ही पठारी भाग से निकलती है, अमरकंटक के पास वाला ही रीजन जो है विंध्य रेंज के आसपास का, तो वहीं से पठारी भाग से निकलती हैं और ये फतुहा के पास आके गंगा जी से मिल जाती हैं। ठीक है। फल्गु नदी की बात करते हैं। फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। रांची वगैरह वहीं पे बसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादन की दृष्टि से और भी बहुत सी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पठारी रेंज है तो ऑब्वियसली पाया जाएगा। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है इसको। रूर, रूर मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से फल्गु नदी निकलती है और ये गंगा नदी के टाल क्षेत्र में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो मैंने नदियों के बारे में आपको बताया। अच्छा हाँ, एक और बात, गंगा नदी जो है ना टोटल बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हालांकि गंगा नदी जो है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ओरिजिनेशन तो जब तक ये मिल नहीं जाती बिहार उसमें बंगाल की खाड़ी में, तो 2525 किलोमीटर की लंबाई, लेकिन 445 किलोमीटर जो है ये बिहार में इसका वो है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे नहरों के बारे में। बिहार के कौन कौन से नहर हैं और कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, पहाड़ कहाँ पर है, मिट्टी कहाँ पे कौन सी पाई जाती है और कैसी कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच गाइस।